नमस्कार, आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए था पेपर का, तो अभी हम नीट का करा रहे हैं। एक दूसरा एपिसोड है, यानी पहला आपका कराया जा चुका है, तो जो न देखे हों जा करके उसको देख लीजिए। इसमें फिजिक्स कराए जा रहे हैं प्रश्न, तो 11 नंबर 10 नंबर तक हो चुका है और 11 नंबर पर चलते हैं। फुल सॉल्यूशन है इसमें, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा पूरा। पहला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, ये वाला प्रश्न, तारे की टिमटिमाने का कारण क्या होता है। तो तारे का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या होता है कि विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। जो विभिन्न परत हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं उससे प्रकाश का अपवर्तन का होना ही तारे का टिमटिमाने का मुख्य कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ, यानी रक्ताभ का मतलब क्या होता है, लालिमा जो होती है, ठीक है, तो उसका प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर प्रकाश के पृथ्वी के प्रकाश का परावर्तन, पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तन। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमको क्या मिल रहा है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। तो इसमें हमारे ऑप्शन पहले आते हैं, विद्यार्थी का नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, या दूसरा है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, तीसरा है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, अगला क्या है कि विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो हमारा सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, ऊंचे भवन के शीर्षों पर लगे जो शीर्ष जो होते हैं, यानी आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर या फिर प्लेटफार्म के पास, तो वो इतना बड़ा सा ऐसे लंबा सा खड़ा रहता है, या फिर टावर ओवर में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर रेड लाइट ही प्रयोग होती है वहाँ पर, ठीक है, लाल बल्ब वहीं जलते हैं। तो लाल रंग का संकेत वर्ड के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश कैसा होता है। तो ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए, धुएं या कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। अगला क्या है, धुएं या कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, या धुएं या कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है, या क्या हो रहा है कि वायु में तीव्रतम यानी तीव्रतम गति से चलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, धुएं या कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्यों। क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, या श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों का प्रकीर्णन हो जाता है, या नीले वर्ण का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, या लाल वर्ण का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। तो इसमें मेन रूप से देखिए, अब इसमें भले कुछ हो तो आप इन सबको ऑप्शन करें, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है तो उसके बेस पर हमको करना है आंसर। यानी दोपहर के समय यानी लगभग 12 बजे से के करीब जो होता है, तो सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, तो वहाँ से क्या होता है कि जो हमारा जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कम से कम प्रकीर्णित होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 5 प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना दिया गया है, यानी आर हमको रेजिस्टेंस का मान कितना दे रहा है, 1/5 ओम। तो बोल रहा है कि मतलब 1/5 ओम है, इसका उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो यहाँ बोला कितना है, कितने प्रतिरोध हैं, तो हमको निम्नतम प्रतिरोध यानी आर मिनिमम का जब हमको वैल्यू निकालेंगे तो R/5, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 5 प्रतिरोध को, तो आर का वैल्यू हमको क्या दिया है, ये वाला आर, यानी स्मॉल आर ले लीजिए या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर आर मैक्सिमम किए हैं, तो इसको मान लीजिए आर है। तो 1/15, तो 1/15/5, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/15 सॉरी 1/5, क्योंकि 1/5 दिया है, 15 मुझे यहाँ दिख रहा था, ठीक है, 1/5 ही है, तो 1/5 और इंटू A5 है, तो इसका जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी यहाँ डिवाइड में है, इसको जब हटाएंगे तो A5 का 1/5 हो जाएगा। तो अब इसका हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/25। हमारा उस उत्तर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल रहा है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको ये चित्र दिख रहा है, इसमें देखिए संयोजन हुआ है, तो बताना है कि इसमें सही उचित प्रकार से संयोजन किस में हुआ है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ वोल्ट मीटर दिया है, तो एक गलत है, यहाँ भी वोल्ट मीटर दिया है, ये भी गलत है, यहाँ पर होना चाहिए अमीटर, अमीटर दिया है, सही है। यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड रुकिएगा मैं आपको दिखाता हूँ।
हाँ, यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर माइनस है, लेकिन यहाँ के क्या किया, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो एक गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस चार्ज है तो माइनस ही होना चाहिए वहाँ पर। तो ये हमारा पहला चीज़, तो यहाँ से गलत। दूसरा देखिए क्या है कि आपका ए वोल्ट मीटर ठीक है, ये भी सही है, यहाँ पर ए सही है, ए सही है, लेकिन यहाँ पर जो हो जा रहा है इसके वजह से एक गलत हो जा रहा है। तो हमारा ए भी खत्म, हमारा ए सब कुछ सही है। मतलब ऑप्शन नंबर बी में सब कुछ एकदम सही तरीके से, कुंजी भी सही लगी है, बैटरी भी सही लगी है, वोल्ट मीटर भी सही प्रतिरोध के साथ लगा है, और यहाँ पर अमीटर भी हमारा सही लगा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दिया, ये चित्र आपको दिया गया है, इसके मध्य प्रतिरोध होगा। अब यहाँ पर किसके मतलब ए और बी के मध्य, ए हमारा ए है और बी हमारा ए है, तो इसके मध्य यहाँ पर आपको प्रतिरोध। तो अब देखिए पैरेलल में आपको कौन सा मिल रहा है, यानी श्रेणी क्रम में कौन मिल रहा है और समांतर क्रम में कौन कौन सा है आपका। तो आप जब यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 18 नंबर यहाँ पर है, तो हम लोग 18 नंबर लिख लेते हैं। और इसमें देखिए हम लोग जो जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। ये हमारा, हम इसको ले लेते हैं आर बराबर कितना है, आर बराबर 10 ओम। R1 हम लोग इस वाले को लेते हैं, R2 और R3। R1 का वैल्यू कितना दिया है, 10 ओम। R2 का वैल्यू कितना दिया है, 20 ओम। R3 का वैल्यू कितना दिया गया है, 50 ओम। ठीक है, तो हम अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे R इक्वेलेंट का मान। ठीक ना, R इक्वेलेंट आप लोगों को पता होगा। तो जब R इक्वेलेंट का वैल्यू निकालेंगे, 1/R इक्वेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसमें हम लोग इसका मान रख लेते हैं, तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/50। इसके बारे में जो पहले वीडियो बनाया था, बताया था, वहाँ पर विस्तृत रूप से बताया हूँ R इक्वेलेंट के बारे में, आप लोग कैसे फार्मूले का यूज करते हैं, सब कुछ वहाँ बताया था। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आया है, तो आप लोग भी अगर थोड़ा सा भी इसमें माइंड लगाएंगे तो एकदम आसानी से हल कर लेंगे। अभी इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 10 यहाँ पर 10 हो गया, क्योंकि 10 से 10 डिवाइड करेंगे 10 आएगा, और 20 पंचे 100 और 50 दूना 100, यानी 17/100 किसका मान निकल रहा है, 1/R इक्वेलेंट का मान। लेकिन क्या निकल रहा है, 17/100, लेकिन हमको निकालना किसका है, R इक्वेलेंट का वैल्यू निकालना है, तो 100/17 निकलेगा। क्या निकलेगा, 100/17। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये पैरेलल में है, कौन से, R1 R2 और R3 हमारे पैरेलल में है, और जो हमारा R का वैल्यू दिया गया है वो हमारा पैरेलल में नहीं है, वो हमारे किस में है, वो हमारा श्रेणी क्रम में है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो देखिए हमारा जो अब इसके बाद हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा R इक्वेलेंट का वैल्यू यहाँ पर आपको निकल आया। अब हमको जब R का वैल्यू निकालेंगे, तो R का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल r प्लस, क्योंकि अब जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब इनके प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो R इक्वेलेंट प्लस R। ठीक है, R इक्वेलेंट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये वाला R इक्वेलेंट का मान हमारा 100/17, और R का मान क्या है, 10 है, तो 10 प्लस 100/17। इसका हम लोग फिर कर लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम ले लेंगे, 17 निकल आया एलसीएम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17×170 और प्लस 100। अब हम लोग इसको यहाँ ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए मतलब R का वैल्यू हमारा क्या निकल आया, 270/17 ओम। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, तो एक बार में जा रहा है, यानी 2 बार में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो क्योंकि हमको पता है कि 2 बार में अगर करेंगे तो 340 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 340 से कम है, यानी हमारा जो भी आंसर होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको हम लोग अगर 0 करते हैं तो एक, क्योंकि 17 एकम 17, 100 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग 10.5 आएगा, मतलब 5 और फिर आगे आएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हमारा 10 से तो अधिक हो रहा है, लेकिन यहाँ 20 से कम आना चाहिए। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा 10 से अधिक या 20 से कम कोई है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, परफेक्ट 20 बोल रहा है, तो 20 तो हमारा होगा नहीं। 30 बोला, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सी नंबर पर 90 बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर सही यहाँ पर मिलता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट अगर होता है इसमें, तो आप लोग बेझिझक जरूर इसको पूछिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड,
तो यहाँ पर हमारा अगला जो है प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, 17 नंबर आपको ये तो हो गया। यहाँ पर चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या बोल रहा है, कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात क्रमशः R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों के निक्रोम तार के 3 नमूने को V1 मतलब सॉरी VI मतलब V का मतलब वोल्ट हो गया, I का मतलब एम्पियर यानी धारा जो हमारा निकल रहा है, ठीक है ना, ग्राफ में आलेखित करता है। तो चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है इसमें से, तो हमको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। अब इसको करने के लिए हम लोग पहले तो इसमें देख लेते हैं कौन सा अक्ष पर है। तो हमारा जो इसमें ये दिया गया है वोल्ट, ये हमारा x अक्ष पर है, और जो हमारा एम्पियर धारा जो दिया है ये हमारे y अक्ष पर है, प्लॉट किया गया है, ठीक है। अब इसलिए क्या होगा, ग्राफ का जो है इसमें स्लोप है, तो जो स्लोप कितना है 1/r, इसका मतलब है कि ढाल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है। यहाँ पर स्लोप जो होता है हमारा, ढाल जितना अधिक होगा प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि ढाल प्रोपोर्शनल होता है, यानी मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके प्रतिरोध के। तो ढाल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, ढाल जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। मतलब आपका अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो ढाल कम होना चाहिए, ठीक ना। यानी देखिए, ढाल जब आपका इसका ज़्यादा है, जिसका भी ढाल जितना अधिक होगा तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो R1 जो है वो न्यूनतम होगा, क्योंकि इसमें ढाल सबसे ज़्यादा है, तो इसकी प्रतिरोध क्या होगी, सबसे कम होगी। तो R1 हमारा सबसे कम है, ठीक है। और फिर क्या होगा, R2 का प्रतिरोध हमारा उससे भी कम होगा, R3 का प्रतिरोध उससे भी कम होगा। यानी हमारा सबसे अधिक प्रतिरोध किसकी बात किया जा रहा है, तो सबसे कम तो इसका हुआ ना, इसका ढाल सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध R3 का है। तो हम देखेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, R1 का प्रतिरोध, R2 का प्रतिरोध और R3 का प्रतिरोध, यानी R3 का सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग देखते हैं इस रूप में कौन सा है हमारा ऑप्शन, R3, यानी इसमें सबसे R3 सबसे बड़ा आना चाहिए। R3 देखिए सबसे बड़ा, R3 ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा मिलता है यहाँ पर, अच्छा उल्टा लिखा है लेकिन ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है कि R3 सबसे बड़ा है, R2 उससे छोटा और फिर R1 उससे भी छोटा। तो आपको ये किस पर डिपेंड करता है, ये ढाल पर डिपेंड करता है, क्योंकि ढाल जितना ज़्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। वोल्टता को निरूपित, इसमें से आपका सूत्र बताना है कि वोल्टता को निरूपित करने वाला सूत्र इसमें से कौन सा है आपका, ठीक है। तो इसमें वोल्टता को निरूपित करने वाला सूत्र आपका पहला नंबर है, किया गया कार्य, धारा और समय, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह चीज़ समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।